साइड मार्जिन आप लोग कर रहे हो वो इतने बड़े बड़े मार्जिन आपको नहीं करने हैं। सिंपल रखो, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से रखो। अच्छी बात है आप पेज बचा रहे हो, लेकिन कभी कभी आपकी राइटिंग ना एग्जाम के लास्ट तक लिखते लिखते इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आप खुद ही अलाइनमेंट में नहीं होते। जब एक बहुत अच्छे बच्चे की आंसर शीट आ जाती है, भाई पूरा दिन बन जाता है इतनी अच्छी आंसर शीट चेक करने में, और किसी बच्चे की ऐसी आंसर शीट आ जाए जहां बहुत ज्यादा पिच पिच ये वो रखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, देखना पड़ रहा है, ये बच्चे ने करेक्ट नंबर दे दिए, ठीक है, ट्रेजर के नंबर दे दिए, पीछे जाके देखा तो एक बच्चे ने कौन आंसर लिखा, सब गड़बड़ हो गया। आदमी इतना मतलब माइंड अपसेट हो जाता है। Hey everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube channel. This is me निधि गुप्ता, your English coach. काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, मैम प्लीज बताइए एग्जाम में आंसर शीट में कैसे लिखना है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे बनानी है। आप डराते रहते हो ये बोल के कि इंग्लिश में नोटबुक साफ सुथरी रखना, आंसर शीट क्लीन रखना, अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करना अगर चाहते हो पूरे नंबर लेना। आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स जरूर सीख के जाना निधि मैम की वीडियो से। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आई हूं, आपको 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी आंसर शीट को अगर सच में ऐसा बनाना चाहते हो कि टीचर आपको 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में दे, और इंग्लिश में ही क्यों और भी सब्जेक्ट्स में आप इन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करना जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। और ये बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए आपकी आंसर शीट ही उठा लाई हूँ, राइट, एज इट इज पूरी आंसर शीट में यहाँ लेकर आई हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझा पाऊं जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सेशन, तो पूरा लास्ट तक देखना। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। टीचर जब देखती है ना आंसर शीट इतनी सुंदर सी, क्लीन सी, प्यारी सी, ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो आपको पक्का से नंबर देगी, उतने देगी जितने आप चाहते हैं, राइट। तो चलो टीचर को इंप्रेस करने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में आपको सिखा रही हूँ और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखो, कैसे देनी है अपनी आंसर शीट का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरीके से आप अलाइनमेंट रखते हो अपनी आंसर शीट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं। क्या करते हो आप लोग आंसर शीट में कुछ इस तरीके का अलाइनमेंट करके आते हो। आधी कॉपी यहां से छोड़ दोगे, आधी यहां से छोड़ दोगे, बीच में इतनी सी आंसर शीट छोड़ोगे, फिर उसमें अपने आंसर लिखना शुरू करते हो। आपको लगता है मैं बड़े बड़े आंसर लिखूंगा, यहां से लिखना शुरू करूंगा और यहां तक लिखूंगा, टीचर खुश हो जाएगी, बोलेगी कितना बड़ा आंसर लिखा है। ऐसे नहीं होता है। आंसर शीट की जो साइड मार्जिन आप लोग कर रहे हो वो इतने बड़े बड़े मार्जिन आपको नहीं करने हैं। सिंपल रखो, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से रखो, या फिर जो आपका स्केल होता है ना छोटा वाला, उस स्केल की एक लाइन इधर पर एक पूरी एक लाइन इधर लो, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको अलाइनमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आप अलाइनमेंट में फर्क देख सकते हो, ये वाला अलाइनमेंट और ये वाला अलाइनमेंट दिख रहा है आपको, कितना छोड़ा है यहाँ स्पेस आपने, तो आपको ऐसा अलाइनमेंट अपना करना है। सो मार्जिन और योर आंसर शीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला ही साइन होता है जो आप टीचर को दिखा देते हो, ये बता के कि आप कितने बड़े डरपोक हो, आपको डर लग रहा है क्वेश्चन से, आप आंसर ज्यादा अच्छे से याद नहीं करके आए हो, इसीलिए आप चाहते हो आपकी आंसर शीट छोटी हो जाए ताकि आपके आंसर बड़े बड़े लगे। तो आपसे ज्यादा स्मार्ट आपकी टीचर है, राइट। तो वो जैसे ही देखती है बच्चे ने इतना इतना मार्जिन छोड़ा है, आधा दिमाग तो उसका वैसे ही खराब हो जाता है। वो बोलती है मैं नहीं कर रही इसकी ढंग से कॉपी चेक, इसको तो आधे नंबर ही दूंगी चाहे जो। तो प्लीज ये वाली गलती ना करें। अपने आंसर शीट के जो मार्जिन है वो उतने छोड़े जितने आपको ठीक लग रहा है अपने मार्जिन बनाने के लिए। आपके मार्जिन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मेरी आंसर शीट छोटी हो जाए, पर्पस ये होना चाहिए कि मैं ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाऊं चीजों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिन अपने सही से आपने रखने हैं। सेकंड पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के लिए तो स्पेशली, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। देखो आपके जैसे 3 सेक्शन आते हैं इंग्लिश में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब बच्चे क्या करते हैं ना, कहीं भी कुछ भी आंसर लिख देते हैं। आप प्लीज ये गलती ना करें। आपने क्या करना है, आपने जैसे ही आंसर शीट आपको मिलेगी, है ना, आपको जैसे ही अपनी आंसर शीट मिलेगी आप सबसे पहले वहां लिख दो, ऐसे लिखो, प्यार से लिखो, सेक्शन ए, और सेक्शन ए का नाम भी लिख दो। रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, लिख दो प्यार से, आंसर लिखो, ये लाइनें बना दो। देखो मैं तो ऐसी लाइनें ना बहुत बनाती थी, इनसे क्या होता है ना, मेरा टाइम बचता था, उसके यूज नहीं करना पड़ता था। मतलब मैंने ऐसी लाइनें अपने एग्जाम में बहुत बनाई है।
इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे भी कभी कभी कराती थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या है, स्केल यूज नहीं करना पड़ता और सीधी लाइनें जाती है, क्योंकि आप स्केल हाथ में लोगे फिर उसको बनाओगे लाइनें, बड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ऐसी करती थी। अब मान लो आपने सेक्शन ए पूरा कर लिया, अब सेक्शन ए का एच नंबर आपका छूट गया, मान लो, राइट, आपने एबीसीडी सारे कर दिए, एच आपका छूट गया। अब आप इसको दोबारा कहीं लिखना चाह भी रहे हो तो उससे पहले आपको फिर से यहाँ बेटा सेक्शन लिखना है, पहले अपना सेक्शन फिर से लिखो और फिर वहां पर एच नंबर, जे नंबर, आई के एल एम, जो भी नंबर का आंसर आपका रह गया है वो आप वहां लिखो। तो आपके सेक्शन अच्छे से डिवाइड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मान लो आपका सेक्शन ए यहाँ फिनिश, क्या करोगे, फिर से सेम लाइनें खत्म करो, बोलो ये मेरा सेक्शन खत्म मैम। दूसरे पेज से ना भी लिखना हो कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी, अब यहां फिर से लिखूंगी सेक्शन बी। तो बेसिकली आपके एक सेक्शन में जो भी है, ये राइटिंग है, रीडिंग है, जो भी है, आपके एक सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में जो गैप है वो दिखना चाहिए कि यहाँ मेरा एक सेक्शन फिनिश और यहाँ मेरा दूसरा सेक्शन शुरू। ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो, इंग्लिश में तो जरूर करो, क्योंकि इंग्लिश में स्पेसिफिकली सारे सेक्शन आपके अलग अलग दिखते हैं। सेक्शन ए आपका प्रॉपर राइटिंग रीडिंग का होता है, सेक्शन बी आपका राइटिंग ग्रामर का होता है, सेक्शन डी आपका लिटरेचर का होता है। तो आपको अलग अलग इनको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, साफ सुथरा काम, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन अगर आपकी होती है, देखो टीचर समझ जाती है बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके मार्क्स कट हो, टीचर जरा सी भी कंफ्यूज हो तो टीचर खुश हो जाती है, बोलती है जब बच्चा नहीं चाहता कि नंबर कटे तो मैं भी जबरदस्ती नहीं काटूंगी, जहां लगेगा वहीं पर। और जब टीचर देखती है कितना लेजी चाइल्ड है, इसने इतना भी नहीं किया उतना भी नहीं किया, तो फिर वो कहती है ठीक है, फिर हम ही क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस में, लीनियंसी मार्किंग कर देते हैं, मतलब जैसी ठीक है दिखेगा दिखेगा, अच्छा लिखाओ नहीं लिखाओ, मेरा जितना मूड होगा उस हिसाब से मार्क्स दे दूंगी, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है, टीचर का माइंड फिर उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। हो गया भाई, जितना याद किया है, जो सिलेबस पता है, जो कंटेंट लिखा है, वो तो अलग चीज है, ये तो हमारे प्लस पॉइंट है, इनको तो हमें और अच्छे से समझना है और एग्जाम में अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 3, अपने आंसर शीट में अच्छा स्पेस छोड़ो, लीव इनफ स्पेस इन बिटवीन योर आंसर्स। मान लो मेरा आंसर था, आई थिंक आई हैव रिटन एन आंसर आल्सो, हाँ देखो ये मेरा कोई क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा कोई क्वेश्चन था, मैंने ये आंसर इस तरीके से यहाँ लिख दिया। कोई लेंचो का कोई क्वेश्चन था, ये मैंने लिख दिया, दिस इज अनदर पॉइंट व्हिच प्रूव्स दैट लेंचो हैड अनक्वेश्चनेबल फेथ इन दिस कुछ भी था। अब मेरा दूसरा आंसर शुरू होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, अब आपके पास स्केल तो है नहीं, बार बार यूज करने के लिए टाइम वेस्ट होता है, तो या तो आप इस तरीके की लाइनें बना दो, जो मैं तो बहुत ही ज्यादा बना के आती थी, एंड माइंड यू मेरी कॉपी बहुत साफ सुथरी दिखती थी। बनानी है बनाओ, नहीं बनानी कोई बात नहीं, लेकिन आप 2-3 लाइनें छोड़ के फिर अपना आंसर भी लिखना शुरू करो। कोई टीचर आपको अभी ये नहीं बोलेगी कि बेटा ये 3 लाइनें आपने क्यों छोड़ी, नहीं, दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके। 2 लाइनें आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आपको लगेगा कि मैडम हम दूसरी से शुरू, बच्चे पता क्या करते हैं, ये वाली लाइन छोड़ के यहीं से बी आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है आप पेज बचा रहे हो, लेकिन कभी कभी आपकी राइटिंग ना एग्जाम के लास्ट तक लिखते लिखते इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आप खुद ही अलाइनमेंट में नहीं होते, टीचर समझ ही नहीं पाती कि दूसरा आंसर है या उसी आंसर में है, और उसको जहां, देखो सिंपल सी बात है, मेक योर आंसर शीट फीजिबल फॉर टीचर। अगर आप चाहते हैं वो अच्छे से अच्छे माइंड से चेक करे तो आपने साफ सुथरा काम करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ आपके 2 आंसर्स के अंदर स्पेस है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैं यहाँ आपके लिए लिख के लाई हूँ, देखो ये आपकी गैपिंग होनी चाहिए आंसर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बच्चे बहुत बार ऐसा मुझे पूछते हैं कि क्या मैडम हम एक क्वेश्चन लिख दें और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करें? नहीं, नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चन। ये भी टीचर को एक इंप्रेशन छोड़ता है कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है अननेसेसरीली। क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको मार्किंग लगाना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्किंग में भी देखो, मैं आपको लिटरेचर में बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आपको 5 क्वेश्चंस में से 3 करने हैं, आपके क्वेश्चंस दिए थे आपको ए, बी, सी, डी एंड ई। अब आपने सी नहीं करना है और ई नहीं करना है, आप चाहते हैं आप ए, बी और डी करें, तो आपने मार्किंग भी वही लिखनी है। आप बोलोगे ये है मेरा आंसर ए, ये है मेरा आंसर बी, और फिर मैंने किया है डी, सी मैंने नहीं किया, तो आप इसको सी नहीं लिखोगे, आप इसको डी लिखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सी करा ही नहीं है, आप डी को ही चेक करेगी ना टीचर, तो टीचर डी का क्वेश्चन पेपर में देखेगी, आंसर आपकी आंसर शीट में देखेगी और चेक कर लेगी। ऑप्शन वाइज भी आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है।
तो प्लीज इस चीज का बहुत अच्छे से सब लोग ध्यान रखें कि आपकी नंबरिंग एक तो सही होनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चंस लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मैडम ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना चाहिए जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऑब्जेक्टिव्स है, लिटरेचर की आरसीटी आरटीसी है, तो एबीसीडी में ऑप्शन लिखा है क्या, एबीसीडी में डी सही है, ई सही है? तो देखो उसका भी एक तरीका होता है। मान लो आपके पहले आंसर का ए ऑप्शन सही है, तो अब आपने ए तो लिख ही दिया, इसके साथ में आप वो वर्ड भी लिख दो जो ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है। मान लो आपके पहले आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो लेंचो है, तो आप उसको प्लीज ऐसे लिख दो, ए लेंचो। दूसरे का आंसर क्या है, सी, सी गार्डन, मतलब जो भी आपका आंसर होगा। तो आपने इनके अलावा ये वर्ड्स भी लिख देने हैं ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे, गलती हो ही ना टीचर को चेक करते टाइम, तो आपको पूरा नंबर मिले। मैंने क्या बोला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप थोड़ी ना फिर हजार हजार रुपए देते रहोगे, मैडम रीचेक करो मैंने तो सही लिखा था, कराते रहो फिर चेक बाद में। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आपकी अगर रहेगी तो आप हो सकता है कि पूरे नंबर सही सही आपको मिल जाए। तो ये हमारा काम है, ये टीचर का काम नहीं है, हमको करना है ये। ओके, सो दैट एज इट आई सेड, नेवर आंसर इन ए बी सी डी इन एमसीक्यू। तो ए बी सी डी में आंसर नहीं देना है आपने, ए बी सी डी तो लिखोगे ही, ऑप्शन तो लिखोगे ही, उसके अलावा वर्ड्स भी प्लीज लिख दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नाउ यूनिवर्सल लाइन, द एंटायर शीट इज योर्स। बच्चा, क्या हुआ इसका मतलब, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जब वो कोई लेटर राइटिंग लिखते हैं, मान लो ये कोई लेटर राइटिंग आई, यहाँ आपका लेटर खत्म हो गया और आपके पास में ये 2 लाइनें बची हैं, तो पता है वो क्या करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे कैसे लिखूं, यहाँ वो लिखेंगे योर्स, ठीक है, फिर लिखेंगे सिंसियरली, फिर नीचे लिखेंगे एक्स वाई जेड। कसम से इतना गंदा लगता है ये लिखा हुआ कि मैं बता नहीं सकती आपको कितना बेकार लगता है। आपकी की आंसर शीट है, अगर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा शीट भी लेनी पड़े तो भी लो, लेकिन ये जो आपने नीचे लिखा था वो दूसरे पेज पे यहां लिखो, यहां लिखो योर सिंसियरली, यहां लिखो, आप इसको अपना नाम लिखो, क्लास लिखो, जो भी आपको यहां लिखना होता है वो आप यहां लिखो, दूसरे पेज पे, वहां नहीं, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम टू एवरीवन। ओके, जैसे आपने नीचे वो जो कुछ किया था वो मत किया करो, आपने क्या करना है, दूसरे पेज पे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, दूसरे पेज पे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका ध्यान रखेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैम ऐसा कैसे लिखे, प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी बनाए। देखो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, कैसे बताएं, क्यों बताएं, क्योंकि मैं सीबीएसई के एग्जामिनर रह चुकी हूँ, मैं जाकर आंसर शीट चेक करके आई हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि कैसा लगता है उस टाइम पे जब एक बहुत अच्छे बच्चे की आंसर शीट आ जाती है। भाई पूरा दिन बन जाता है इतनी अच्छी आंसर शीट चेक करने में, और किसी बच्चे की ऐसी आंसर शीट आ जाए जहां बहुत ज्यादा टिच पिच ये वो हो रखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, देखना पड़ रहा है, अरे ये बच्चे ने पहले नंबर दे दिए, ठीक है, लिटरेचर के नंबर दे दिए, पीछे जाके देखा तो एक बच्चे ने एक और आंसर लिख रखा है, सब गड़बड़ हो गया, अरे इतना मतलब माइंड अपसेट हो जाता है, फिर जाते फिर चेक करते फिर इतने गुस्से में इसको 3 ही दो, छोड़ो। इट्स जस्ट द वे द करेक्शन इज डन, आई एम टेलिंग यू। अब आप उसको बार बार रीचेक करा रहे हैं, आंसर शीट चेक करा रहे हैं, ये आपका काम बढ़ जाएगा अननेसेसरीली। हो सकता है आपके 2 नंबर ज्यादा बढ़ जाएं, बट क्यों उसी टाइम पे अपने काम को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबली ना कर ले, उसी टाइम कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखो, ध्यान दो, जब भी आपने कोई भी आंसर लिखा, ठीक, मान लो इस आंसर में मेरी पोस्टल की स्पेलिंग गलत है, मान लो इस आंसर में मैसेज की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, मान लो मैंने गलत लिखी, अब मेरे उसको कट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ऐसा जैसा मैंने यहाँ कट करके दिया है आपको, क्या आप इसको पूरा तरीके से पढ़ोगे, आपको पता चल रहा है मैंने कट किया है, नहीं चलेगा आपको। मैं आपको बताती हूँ आप लोग कैसे कट करते हैं। देखो हमारे पास आंसर शीट्स आती हैं, तो वहां पता क्या होता है, ऐसे पहले तो इसको इतना प्यारा सा बॉक्स बनाओगे आप लोग, है ना, बड़ा प्यारा सुंदर सा, जैसे स्केल से, कुछ बच्चे तो स्केल से बनाते हैं, फिर उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे पूरा भर दो इसको, एक भी वर्ड टीचर को दिख ना जाए, और ऐसे उस पर पैच लगाते हैं जैसे सिलाई मशीन कढ़ाई मशीन सीख के आए हो, और वो बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर सा। अब तुम खुद मुझे एक चीज बताना, 2 चीजें दी मैंने तुम्हें, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कौन सा वाला कट ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला, आंसर कौन सा वाला कट ज्यादा अच्छा है,
मैडम ये तो पता भी नहीं चल रहा कि कट था, तो वही तो करना है। आपने अगर कट लगाया भी है तो टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कट लगाया है। इस तरीके के कट आपके होने चाहिए, क्योंकि जब वो स्किमिंग कर रही है, जब वो पढ़ रही है ना, तो हो सकता है वो वर्ड को मिस ही कर दे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है बच्चा अंडरलाइन करना चाह रहा ऊपर से कट गया, तो शायद माइंड भी ना करे। पर आप इस तरीके से जब ऐसे पैचन लगा देते हो ना, एक यहाँ लग गया, ठीक है, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, अब सोचो कैसा लग रहा है। आप तो लिख के चले जाओगे, दूसरा वाला पेज पे आप तो टेंशन में थे पेपर वाले दिन, आपने तो देखा नहीं, टीचर के पास पहुंची ऐसी कॉपी। आप चाहते हो कि मैडम लेटर में मैंने इतना अच्छा लिखा, आपने मुझे 5 में से 5 नंबर नहीं दिए, मैं तो 3 ही दूंगी, भले ही और कोई गलती ना हो। प्रेजेंटेशन का नंबर 1 में काट लूंगी, चलो 3.5 दे दूंगी, बट मुझे पसंद नहीं आएगा, एक आध गलती तो और कर ही दोगे। लेकिन उसी जगह पे मान लो आपकी सेम गलतियां हैं, ठीक है, मैं तो बोलती हूँ मान लो आपने सेम ही गलतियां करी है, तीनों मिस्टेक आप ही की है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रही कि आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे काटा, यहाँ पे इसको ऐसे काटा, अब बताओ वही चीज अब कैसी लग रही है। बस यही सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कट पिट मत लगाना, लग भी जाए तो इस तरीके से प्यार से कट करना कि वो पता ही ना चले कि आपने कट किया है। टीचर बहुत ध्यान से देखेगी तब कहेगी अरे अच्छा इस बच्चे ने यहाँ पे कट करा है, ओके कोई बात नहीं, चलो बट साफ किया है, पता नहीं चल रहा, चलो ठीक है, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर टीचर को इंप्रेस करके रखो जब वो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहे हैं। ये ही टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाह रही थी, जिससे कि चांसेस है कि आपका आंसर अच्छा बनेगा, राइट। सो यस, ऐसे ही और वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे आई एम श्योर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जाम की। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।